भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक, वरिष्ठ राजनेता, अद्भुत वक्ता, भारत सरकार में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्र अपने जोशीले भाषणों के लिए जाने जाते हैं। आज से लगभग 75 साल पहले उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर पोस्ट सैदपुर गांव मलिकपुर के रहने वाले अध्यापक राम आज्ञा मिश्रा श्रीमती प्रभावती देवी मिश्रा के घर 7 मई को कलराज मिश्र का जन्म हुआ। बचपन से ही राष्ट्र प्रेम और अनुशासन इनको विरासत में मिला। प्रारंभिक शिक्षा मलिकपुर गांव में हुई। 14 साल की छोटी उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। उच्च शिक्षा के लिए बनारस आए और काशी विद्यापीठ से एमए किया। इस दौरान साल 1963 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बने और राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करने लगे। साल 1968 में भारतीय जनसंघ में संगठन मंत्री बने। साल 1975 में देश में आपातकाल के दौरान जेपी आंदोलन से जुड़े और जेल गए और संघर्ष करते रहे। साल 1978 में जनता पार्टी से राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को अपना प्रेरणा स्रोत माना। साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनने पर संस्थापक सदस्य रहे और उत्तर प्रदेश के संस्थापक महामंत्री बने। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। साल 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में लोक निर्माण, चिकित्सा, शिक्षा और पर्यटन जैसे विभागों में कैबिनेट मंत्री रहे। साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पुनः राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुए। इसी दौरान 27वें राज्य उत्तराखंड को बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 2002 से साल 2003 तक उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे। साल 2004 में राजस्थान प्रभारी बने और अपनी कुशल रणनीतिक कौशल का परिचय दिया। साल 2006 से 2009 तक बिहार राज्य के प्रभारी रहे। इसी दौरान ये तीसरी बार राज्यसभा सदस्य बने। साल 2012 में लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट से उम्मीदवार बने और भारी मतों से जीत हासिल की। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में विधायक पद से इस्तीफा देकर देवरिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जहां रिकॉर्ड 2,60,000 मतों से जीत हासिल की और मोदी सरकार में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम में कैबिनेट मंत्री बने। असाधारण प्रतिभा के धनी, कुशल संगठनकर्ता, अपनी स्मरण शक्ति के लिए मशहूर, आज भी अपने एक एक कार्यकर्ता को उनके नाम से पुकारते हैं। व्यक्तिगत रूप से मृदुभाषी, मिलनसार, रणनीति बनाने में महारत रखते हैं कलराज मिश्र। तो आज के शख्सियत में हमारी शख्सियत है कलराज मिश्र। आइए करते हैं इनसे एक मुलाकात। कलराज जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कलराज जी, 1963 में आप एमए करने के बाद आरएसएस में आप सक्रिय प्रचारक हुए और 68 में आप भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री हुए। तो संघ के बारे में लोगों की बहुत अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ संघ के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, सक्रिय स्वयंसेवक के नाते 1955 में बना। मैं छोटा था बहुत और संघ की शाखा में जाता था। संघ के विभिन्न दायित्वों को मैंने संभाला। मुख्य शिक्षक, फिर विभाग प्रमुख होते हैं, आदि आदि। और उन दायित्वों को संभालते हुए 1963 में मैं अपने स्नातकोत्तर एमए की परीक्षा पास करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक निकला। संघ का प्रचारक पूर्णकालिक होता है और संन्यस्त जीवन उसका रहता है। और प्रचारक के नाते हमने ये सुनिश्चित किया कि हमें संघ का ही कार्य करना है, कोई नौकरी नहीं करनी है। और मैं उस दिशा में आगे बढ़ा। यद्यपि पहले 2 साल की बात कही गई थी, लेकिन बाद में
मुझे संघ के अधिकारियों ने कहा कि नहीं, आगे चलना चाहिए। मैंने अपना संपूर्ण समय संघ प्रचारक के नाते आगे बिताया और 1968 में मुझे जनसंघ कार्य की दृष्टि से संगठन के रूप में निर्देशित किया, संघ की तरफ से योजना की गई। और यद्यपि मेरी राजनीति में रुचि नहीं थी, तो भी हमारे ऊपर के अधिकारियों ने कहा कि आपके लिए यही योजना की गई है, इसलिए संगठन मंत्री के रूप में आपको काम करना है। मैं संगठन मंत्री के नाते राजनीतिक जीवन अपना प्रारंभ किया। राष्ट्रीयत्व ही हिंदुत्व है, यह एक राष्ट्रीय संसद संघ का मंत्र था। हिंदू कोई बिरादरी नहीं है, न जाति है। हिंदू एक राष्ट्रवाचक शब्द है, इसलिए राष्ट्रीयत्व ही हिंदुत्व है, ये बात कही गई है। इसमें सभी बिरादरी, सभी पंथ, सभी संप्रदाय के लोग आते हैं। विशाल राष्ट्र में रहने वाले, अपने देश में रहने वाले सभी नागरिक राष्ट्र को आगे बढ़ाने की दिशा में यत्नशील हों, यही संघ के कार्य करने की हमेशा मंशा रही है और उसी हिसाब से संघ काम कर रहा है। सबके साथ सौहार्द बनाते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने की दिशा में हम यत्नशील रहेंगे। यह आरएसएस का दृष्टिकोण, उसी दृष्टिकोण को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री इसी दृष्टिकोण को लेकर दुनिया के अंदर भारत के गौरव को गौरवान्वित करने में एक अद्भुत प्रकार की सफलता प्राप्त की है। और 125 करोड़ लोग हिंदुस्तान के, सभी पंथ बिरादरी के लोग हैं, 125 करोड़ लोगों के हम प्रतिनिधि हैं। ये कहने वाला कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो राष्ट्रीय संसद संघ के प्रचारक हैं। विपक्षी कहते हैं कि संघ का बहुत दबाव रहता है आपके काम, तो कैबिनेट मंत्री हैं, तो कैसे महसूस करते हैं? क्या संघ ने कभी दबाव नहीं डाला। संघ के अधिकारियों का अपने संसदों पर पूरा विश्वास रहता है। संघ के अधिकारी से विचार विमर्श करने के बाद जो उनका विचार होता है वो व्यक्त कर देते हैं। दबाव उन्होंने कभी नहीं डाला। एक और आम चर्चा है कि जिस विभाग के आप मंत्री हैं, सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग मंत्री, तो ये बहुत कमतर मानते हैं लोग, लेकिन मेरे हिसाब से तो बाकी जितने विकसित कंट्री हैं उसमें ये रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ क्यों नहीं इतना इस चीज़ को बहुत अहम विभाग नहीं? देखिए, इस मंत्रालय को बड़ा उपेक्षित रखा गया। ये पहली बार इस मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। उन्होंने सूक्ष्म की कल्पना करते हुए, उनका हेवी इंडस्ट्री के अंदर ही सबको रखना ठीक नहीं है, और इसलिए छोटे छोटे उद्यमियों को अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि छोटे छोटे उद्योगों के जरिए से माल तैयार करते हुए बाकी के बड़े उद्योगों के द्वारा जो चीज तैयार होती है उसको आपूर्ति करें, और उस आपूर्ति के आधार पर जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो भी बन सकेगी, और जो भी अन्य आवश्यक चीजें होंगी उनको भी छोटे छोटे उद्योग आगे बढ़ा सकें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर। वाजपेयी जी की कल्पना को साकार किया है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट बनाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। लेकिन जिस तरीके से इसके बारे में प्रमुखता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता थी, उस प्रकार से इसको आगे बढ़ाने की दिशा में जो भी लोग रहे उसको नहीं कर पाए, और इसलिए लगा कि भाई इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन सही बात यह है कि एमएसएमई आर्थिक रीढ़ के रूप में हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि एमएसएमई को कैबिनेट मिनिस्टर मिला, और कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ 2 स्टेट मिनिस्टर भी मिले। अभी आता ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके व्याप को बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया में बड़ी परेशानी हुआ करती थी, उसको बड़ा आसान कर दिया। उद्योग आधार मेमोरेंडम बनाकर रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन 20 पॉइंट को अगर भर देंगे, आप क्लिक करेंगे तो विदिन 5 मिनट्स आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। जो सिक इंडस्ट्रीज हैं न होने पाए, इसके लिए भी हमने रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ दी इंटरप्राइजेस करके एक संशोधन किया, और उसमें जो भी एनपीए होने की संभावना रखते हैं उनके बारे में, जैसे उनको 3 महीने के अंदर
कुछ न कुछ लोन का जमा करना पड़ता है, और वो समझते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे तो सूचना देंगे कि भाई हम नहीं कर सकते, तो उनके बारे में विचार होगा, फिर वो कर सकते हैं तो उनको अवसर प्रदान किया जाएगा। तो कुछ चीजें बहुत अच्छी की है जिसके कारण लोग बड़ी तेजी से आकर्षित हुए हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के आधार पर ही बड़े बड़े देश विकसित देश हुए हैं। हमारी सरकार एमएसएमई को महत्व दी है और महत्व देते हुए इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कलराज जी से हम लोग की बात जारी रहेगी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिश्रा जी, रोजगार गारंटी योजना की बात करी थी प्रधानमंत्री जी ने, और बहुत वादा किया था युवाओं से 2014 में कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो क्या लगता है रोजगार की स्थिति में कितना सुधार है? देखिए, नंबर तो उन्होंने कभी नहीं कहा था, लेकिन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए और उद्यमिता को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम शुरू किया है। अभी केवल 3 वर्ष भी पूरा नहीं हुए हैं, तो भी उस दिशा में उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे ये घोषित किया था। मैन्युफैक्चरिंग हब का मतलब छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार। छोटे छोटे उद्योग अगर विस्तृत होंगे, अगर मान लो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म उद्यम में अगर एक व्यक्ति लगता है तो उसके साथ 4, 5, 7, 10 जो भी लगे, मिनिमम आप 20 भी मान लो, तो जोड़ लीजिए कितने रोजगार का सृजन हो जाएगा। उद्योग भी, उद्यमी भी बढ़ेंगे, उद्योगों का विस्तार होगा। इसके लिए व्यापक तौर पर इन्वेस्टमेंट हो सके, उसके निवेश हो सके, पूंजी निवेश, इसके लिए मेक इन इंडिया की बात की। नई आइडिया के आधार नए प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप योजना शुरू की। स्टार्टअप के माध्यम से उनको प्रोत्साहन देंगे, जो भी प्रोजेक्ट लाएंगे उसे पूरी छूट देंगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। पहले 3 वर्ष का था, अब उसको बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया है। कोई टैक्स नहीं, किसी प्रकार गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं। और एक डाटा बैंक भी हमने बनाया है। मान लो कोई आप उद्योग लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम सब्सिडी लें सरकार से, तो हमारी कई स्कीम्स हैं। किस स्कीम से आप सब्सिडी लेना चाहते हैं, उस स्कीम के साथ डाटा बैंक में आप जा सकते हैं, और उसमें आपका रजिस्ट्रेशन भी, यह स्कीम है, और उद्योग आपका इस प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, ये पूरा उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो हम तो अवसर उपलब्ध कराते जा रहे हैं। ट्रेनिंग उद्यमियों के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट, हाँ, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम, ये भी प्रधानमंत्री जी का स्किल इंडिया करेंगे, और स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। कोशिश ये है कि हर जिले में स्किल डेवलपमेंट संबंधित कार्यक्रम हो और उसको ब्लॉक स्तर तक ले जाया जाए। जिस जिले की जैसी औद्योगिक आवश्यकताएं हैं, उसके आधार पर स्किल्ड मैन पावर तैयार किया जाए, उस ढंग से स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम होगा, उस ढंग की ट्रेनिंग होगी। ये चालू हो गया, शुरू हो गया है। लोगों का आरोप है, कांग्रेस ने कहा कि आपने गांधी जी को हटा के मोदी जी को कर दिया खादी पे, तो ये उचित लगता है क्या इस तरह? मोदी जी ने तो चरखा भी चलाते हुए सारा किया है। गांधी जी चरखा चलाते थे, कभी चरखा चलाया है राहुल जी ने? कभी चरखा चलाया है? कभी नहीं किया होगा। मोदी जी ने गांधी जी को आत्मसात किया है। मोदी जी के रोम रोम में गांधी जी बसे हुए हैं। स्वदेशी को मोदी जी ने पूर्णतः अपनाया है। गांधी जी के मंत्र को, स्वच्छता अभियान को पूरे देश में चलाया है। कभी ऐसे खादी ग्रामोद्योग को मोदी जी प्रधानमंत्री होते ही उस देश की जनता से अपील किया, कोई भी सामान खरीदो तो ग्रामोद्योग का बना हुआ माल उसको भी खरीदो, और खादी से निर्मित माल को भी आप कम से कम खरीदो। ये इस प्रकार का मोदी जी के इस आग्रह के आधार पर खादी के बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई और खादी के उत्पादन में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, और चरखा चलाया मोदी जी ने, तो ये तो प्रसन्न होना चाहिए। जो चुनाव हो रहे हैं उसमें वोट परसेंटेज बहुत बढ़ रहा है, तो क्या लगता है ये कारण क्या है इसका, और किसको फायदा मिलने वाला है इसका? मुझे लगता है कि ग्रामीण स्तर तक मोदी जी के प्रति जबरदस्त विश्वास का भाव बढ़ा है। कहीं भी आज जब जाइए तो लोग कहते हैं कि हम तो मोदी जी को वोट देंगे। तो जो भी वर्ग है, मोदी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस मानसिकता से प्रेरित होकर
मतदान कर रहा है, नौजवान भी मतदान बीजेपी के पक्ष में कर रहा है। अब मुझे पूरा विश्वास है ये भारी मतदान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाएगा। नोटबंदी से बता रहे हैं कि बहुत नाराज है पब्लिक नोटबंदी से। नोटबंदी से उद्योगों को तो बहुत नुकसान हुआ है। नोटबंदी से नाराज बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी की नेत्री हैं। अब क्यों नाराज है बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी के मध्यम वर्गीय, किसान और अन्य लोग नोटबंदी से नहीं नाराज हैं। प्रारंभ में करेंसी की दृष्टि से थोड़ी बहुत तकलीफ गई थी, लेकिन अब नई करेंसी पूरे मार्केट में बड़ी तेजी से फ्लो कर रही है, इसलिए नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। हाँ, बड़े बड़े लोगों को परेशानी जरूर बन गई है, क्योंकि काला धन पर पूरा अंकुश रहेगा। एक लेस कैश का अभियान भी हमने चलाया है, डिजिटल व्यवस्था भी चलाई है। ये जो पैसे का ट्रांजैक्शन है बैंक में स्वाभाविक रूप से हो, ये भी करने का प्रयास किया है। तो इसके कारण पारदर्शिता बढ़ी है। आम लोगों को लगा है कि अब जो काला धन लोग बटोर कर रखते थे वो अब नहीं जा पाएगा। तो कलराज जी से हम लोग की बात जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया है और वो कहते भी है कि हमने भाजपा को रोकने के लिए किया है। तो क्या लगता है कि कितना असर पड़ेगा? ये भाजपा को रोकने के लिए नहीं, ये कांग्रेस कहती है कि हम अपनी पार्टी को थोड़ा मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। और अखिलेश जी, चूंकि उनके पार्टी में अंतर्कलह है, परिवार में अंतर्कलह है, उनको अनुभव होने लगा कि अब जीत नहीं पाएंगे और इसलिए हार की सोच के कारण ये गठबंधन किया है। और जब हार की सोच के कारण गठबंधन हुआ है तो हारेगा ही, सफल होने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। अखिलेश के 5 साल के कार्यकाल को कैसे लेते हैं आप? पूरे प्रदेश को अराजकता की ज्वाला में धकेल दिया है। कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है, मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक ऐसी स्थिति निर्माण हुई है जिसके कारण भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर पहुंचा है, विकास का कार्य विनष्ट हुआ है। भारत सरकार ने पैसा दिया, पैसा का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे जो बार बार कहते हैं हमारा काम बोल रहा है, काम तो यही बोल रहा है कि मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। काम तो यही बोल रहा है कि दिन दहाड़े लोग मारे जा रहे हैं। काम तो यही बोल रहा है कि विकास का काम अवरुद्ध हो गया है और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। विकास का काम नहीं के बराबर हुआ है। किसान त्राही त्राही कर रहा है। आपदा राहत कोष का पैसा किसानों को नहीं मिला। कहते भारत सरकार ने नहीं दिया, भारत सरकार ने पूरा भेजा है। मैं कहता हूं कि भारत सरकार ने जो पैसा भेजा है उसको लोगों के सामने सार्वजनिक करें और उसका हिसाब भी बताएं। ये तो कह रहे हैं कि बहुत काम किया है, मेट्रो बनाया। मेट्रो में भी भारत सरकार ने पैसा दिया है पूरा। एक्सप्रेसवे में भारत सरकार ने पूरा पैसा दिया है। श्रेय लें, अच्छी बात है, लेकिन मेट्रो और एक्सप्रेसवे ही उत्तर प्रदेश की आम जनता को राहत नहीं प्रदान करेंगी। आम जनता गांव में सड़क चाहती है। जो सड़कें कस्बे तक जा रही हैं, शहर तक जा रही हैं, उन सड़कों की क्या दुर्दशा है जाकर देख लीजिए। लगता है सड़क गड्ढा में है, गड्ढा सड़क में है। आधारभूत ढांचे का विकास अवरुद्ध है, बिजली नहीं जाती है। अभी सभी गांवों का विद्युतीकरण भी नहीं हुआ है, पानी भी नहीं प्राप्त हो रहा है, खेत सिंचाई बगैर रह जा रहे हैं। ये है विकास का काम। गांव के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अभी कहते हैं बड़ा विकास हो रहा है, एक काम बोल रहा है। मायावती कहती है कि हम भाजपा के साथ ना जाएंगे ना उनको सहयोग देंगे। कौन लेने जा रहा है? अपना पार्टी का काम करें, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं, यही मेरी शुभकामना है। कैसे लेते हैं मायावती कार्यकाल को 5 साल के? 2007 से 2012 जो था, आप तो देखे होंगे बहुत करीब से। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और विकास का काम एकदम अवरुद्ध हो गया था। आम जनता का बुरी तरह से शोषण हुआ था, निचोड़ लिया था पूरे प्रदेश को। इसलिए उस समय जितने भी निर्माण कार्य हुए थे इतने कच्चे थे कि स्वयं बादा में एक पुल बना, जिस दिन लोकार्पण हुआ उससे दूसरे तीसरे दिन वो ध्वस्त हो गया। स्वयं तो एक बिल्डिंग देखने मायावती गई थी, बिल्डिंग जब देखा तो स्वयं अपने ही पैर से उन्होंने धक्का लगा देखा तो जो भी
जमीन थी या दीवार थी वो उसकी मिट्टी खसक गई थी। इतना भ्रष्टाचार कि निर्माण कार्य को भी एकदम खराब कर डाला था। इसलिए उनकी सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार मानकर लोगों ने उसे तिलारी कर दिया था। भाजपा के कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं टिकट के वितरण से, जैसा सुनने में आ रहा है। आज है सीनियर लीडर, आप बहुत सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, क्या आपको भी लगता है कि टिकट बंटवारे में गलती हुई? देखिए, प्रारंभ में जो कार्यकर्ता उम्मीदवारी के लिए लालच थे और जिनको नहीं मिला स्वाभाविक है नाराज होंगे, लेकिन जैसे जैसे वातावरण का निर्माण होता जा रहा है सब ठीक हो रहे, सब लग गए। सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं और कार्यकर्ता जो भी नाराज थे, चाहे नाराज कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस मानसिकता से प्रेरित होकर काम में लग गए। ऑपरेशन मजनू की घोषणा करी है कि कैसा लगता है कि आपको ऐसी जरूरत पड़ी क्या? 1090 भी है, डायल 100 भी शुरू किया है, तो क्यों जरूरत पड़ गई इसकी? ऐसा लगता है कि क्या हमारी महिलाएं या हमारी वो विफल हुआ है, जिन्होंने किया वो विफल हुआ है। हमारे यहाँ तो एंटी रोमियो स्क्वाड गठित करने की हमने घोषणा की है। जो भी लड़कियों के साथ छेड़खानी करेंगे उनको तत्काल उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए अलग से पुलिस के स्क्वाड गठित करेंगे जिससे आधार पता रहेगा। हम कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, पुलिस की रिक्तियां काफी हैं, 1,50,000 के आसपास हैं, उसकी हम पूर्ति करेंगे। कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए अलग से भी हम एक टीम बनाएंगे। जहां झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, दंगे न होने पाए इसके लिए भी अलग से टीम बनाएंगे। आपने मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दिया, क्या लगता है इससे कोई नुकसान भी हो सकता है? कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी के बारे में सबको पता है। हमारी पार्टी के काम करने की प्रक्रिया है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ही सारा तय करता है, स्ट्रेटजी भी तय करता है और कौन नेता होगा, नेता के बारे में निर्णय करता है। अब उत्तर प्रदेश चुनाव की स्ट्रेटजी है, किसी एक नेता को चुन करके चुनाव नहीं लड़ना है, सामूहिक नेतृत्व के आधार पर लड़ना है। इसलिए चुनाव हम लड़ रहे हैं। जब यहां बहुमत की स्थिति निर्माण होती है तो उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और विधानमंडल औपचारिक तौर पर उसे मोहर लगाएगा। तो बीजेपी का अपर कास्ट और बैकवर्ड कास्ट हमेशा बहुत हिट रहा है, कल्याण सिंह रहे हैं, उमा भारती रही हैं, तो आप एक बैकवर्ड कास्ट का अध्यक्ष दे दिया है तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो आप बन ही सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड ही इसके लिए सक्षम है। पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या विचार करती है उसके ऊपर निर्भर करता है, हमारे और किसी के कहने का प्रश्न ही खड़ा होता है। देवरिया से आप सांसद हैं, तो देवरिया बहुत पिछड़ा इलाका, आपने कुछ एजेंडा है वहाँ का, कुछ काम किया हो या आगे करेंगे देवरिया के लिए? देवरिया में रोजगार अधिक से अधिक मिले, ये हमारा प्रयास है। देवरिया में रोग बहुत है और वो पानी के खराब होने के कारण है। स्वच्छ पानी मिले इसके लिए व्यापक तौर पर हमने आरओ स्कीम चलाने का प्रयास किया है और कुछ प्रमुख स्थानों पर हमने आरओ जो 20,000 लीटर 15,000 लीटर इसका पानी पिला सकता है उस हिसाब से हमने लगवाए भी हैं और कुछ लोग हम आग्रह भी कर रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर चाहे गेहूं हो चाहे धान हो उसे बिक्री हो जाए, इस दिशा में भी हमारा प्रयास है। जो हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, ये देवरिया पैदा होते हैं, तो कुछ स्थानों पर उस प्रकार के प्रोसेसिंग की दृष्टि से कुछ यूनिट लग सके, ये भी हमारा प्रयास है। उसे आइडेंटिफाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें करने का प्रयास है ताकि बेरोजगार नौजवानों का समायोजन हो। हमने 2-2 रोजगार मेला लगाया और 2-2 रोजगार मेला लगाने से लगभग 1100 के आसपास पहली बार लोगों को नौकरी मिली और 600 से ज्यादा दूसरा रोजगार मेला लगाया उसे मिली। तो लोगों के अंदर एक आशा का संचार हुआ है कि ये कर रहे हैं। सड़कों को, गांव को सड़कों से जोड़ने का प्रयास सांसद निधि के माध्यम से हम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जब हमने आपका प्रोग्राम करना था तो आपके बारे में थोड़ा पढ़ा तो ये पता लगा कि आपकी पत्नी का योगदान बहुत है आपको बनाने में, बहुत साथ रहे हैं आप दोनों, बहुत मानते हुए हैं, तो कभी नहीं लगा कि उनको राजनीति में लाना चाहिए? अब वो राजनीति में आते तो मैं काम कैसे करता है और इसलिए ये बात सही है कि पढ़ाई लिखाई करके उन्होंने कभी नौकरी नहीं की और बच्चों का देख रेख सारी चीजें करना
और मुझे प्रोत्साहित करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, अभी भी है, और उस आधार हम काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो समय देते हैं परिवार को, पत्नी को? हमें लगता नहीं जब कार्यक्रम करके आते हैं खाली और बैठते थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। वैसे हम बड़े सौभाग्यशाली इस मामले में हैं, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, श्रीमती जी अच्छी हैं, हमारा परिवार भी बहुत ठीक है। सबके सहयोग के आधार पर हम राजनीतिक क्षेत्र में सैद्धांतिक सारे चीजों को अपने जीवन में आचरित करते हुए काम हम कर रहे हैं। तो ये थे कलराज मिश्रा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है और उम्मीद कर रही हैं कि अगली सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ।